हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस की तरफ से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा है और लगभग संपूर्ण भारत में इसे बोली और समझी जाती है। ठीक है ना। हमारे जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका कांस्टेबल ले लीजिए, पटवारी ले लीजिए, एमपीएसआई में तो आपका 70 नंबर की तो पूरी हिंदी ही होती है। ठीक है ना, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज हम लोग हिंदी सब्जेक्ट देख लेते हैं। हिंदी में भाषा क्या होता है? तो भाषा सूचनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम है। ठीक है, मैं अपनी बात आप लोगों तक हिंदी भाषा के माध्यम से समझा पा रही हूँ और आप लोग उसी भाषा में उसे समझ रहे हैं। ठीक है ना। तो भाषा क्या हुआ? सूचनाओं को या फिर इंफॉर्मेशन, जानकारी को एक दूसरे से पहुँचाने का जो है माध्यम होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया भाषा का आधार होता है ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड। हम किसी चीज़ को समझाने या बोलने के लिए क्या करते हैं? आवाज़ निकालते हैं मुंह से और उसे अपनी बात समझाते हैं सामने वाले को। ठीक है ना। तो भाषा की छोटी इकाई वाक्य। ध्वनि जो है भाषा का आधार है। जब तक हम साउंड नहीं करेंगे तब तो कोई चीज़ समझा नहीं पाएंगे। ठीक है ना। भाषा का सबसे छोटी इकाई जो होती है वो है वाक्य। वाक्य की छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य की छोटी इकाई शब्द या वर्ड। ठीक है। और शब्द की छोटी इकाई होती है वर्ड, लेटर्स। ठीक है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य की छोटी इकाई शब्द और शब्द की छोटी इकाई वर्ड। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा राम बाजार जाता है। बाजार जाता है, ये क्या है? यह एक पूरा वाक्य है हमारे पास। ठीक है। शब्द काउंट करिए तो 1 2 3 4 शब्दों से बना ये एक वाक्य है। ठीक है ना। अब इस शब्द में जो है वर्ड काउंट करिए। तो सबसे पहले एक शब्द हम ले लेते हैं राम। इसमें देखिए वर्ड कौन कौन से हैं? तो यह र, उसके बाद इसमें कौन सी मात्रा है? बड़ा का मात्रा है। इसके बाद आपका छोटा माँ, इसमें छोटा। 1 2 3 4, ये 4 वर्णों से बना एक शब्द है और ये 4 शब्दों से बना एक वाक्य है। ठीक है ना। तो ये भाषा की इकाई वाक्य, वाक्य की इकाई उपवाक्य और उपवाक्य की छोटी इकाई जो है शब्द, उसके बाद आपका सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है। ठीक है ना। हिंदी भाषा में सबसे पहले हम देखेंगे वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में वर्णमाला, जिसे आप अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है ना। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए आप, ध्वनि मैंने पहले बता दिया कि क्या होता है, वो भाषा का आधार होता है आपका ध्वनि। ठीक है। वर्ड क्या हुआ? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिख दिया का। क्या किया? सबसे पहले मैंने प्रोनाउंस किया। ठीक है, प्रोनाउंस किया का, एक ध्वनि निकली। ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया तो ये इसका लिखित रूप हो गया किसका? ध्वनि का, मतलब कि एक वर्ड हो गया। उसके बाद आपका लिपि क्या होता है? लिपि जो होता है, लिखने की कला को लिपि कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैंने का कहा और का यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। एंशिएंट टाइम में आपको जब लिपि का ज्ञान नहीं था, आदि मानव की बात कर लें हम, अगर मान लीजिए आपके सामने कोई आदि मानव खड़ा है, उसको मैंने क्या कह दिया कि चलो यहाँ पे लिखो शिकार,
शिकार शब्द लिखो, ठीक है। तो क्या वो लिख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे तो लिपि का ज्ञान नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता। आपको मैं कहूँगी चलो यहाँ शिकार लिखो, तो आप जल्दी से यहाँ पे शिकार लिख देंगे, ठीक है। लेकिन उस एंशिएंट पर्सन को अगर बोलते हैं कि चलो शिकार लिखो, तो क्या करेगा वो? कुछ इस तरह का बनाएगा, ठीक है ना। कुछ इस तरह का डायग्राम बना देगा। उसने खुद को बनाया, एक औजार बना दिया, एक पशु, उसने अपने भाषा में समझा दिया कि ये शिकार है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको भी हम एक लिपि ही समझेंगे, लिपि ही पढ़ेंगे। ये उसकी लिपि है उस टाइम की, ठीक है, और हमारी लिपि ये है, ठीक। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वर्णमाला देख रहे थे हम लोग, वर्णमाला। वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, 52 होती है। कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें दो प्रकार के होते हैं। वर्णों में दो चीज़ें होती हैं आपकी, क्या होते हैं? एक तो स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, व्यंजन 33 यानी 33, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। उसके बाद आपका एक बचता है द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, ठीक है। 2 स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, री। ये आपके 11 स्वर हो गए, ठीक है ना। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन का, खा, गा, घा, गा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, दिखाई दे रहा नीचे, हाँ, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा और मा। इसके बाद या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा, ठीक। ये आपके 33 व्यंजन हो गए। ये वाले संयुक्त व्यंजन, सॉरी ये संयुक्त व्यंजन 4 और ये ऊपर आपके 33 व्यंजन हुए, ठीक है। द्विगुणित व्यंजन कौन कौन से? र और ढ। आगे जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगी कि ये द्विगुणित व्यंजन क्यों कहलाते हैं, किस प्रकार कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपके ये हो गए स्वरों की संख्या कितनी? 11 और व्यंजन हो गए 33, संयुक्त व्यंजन 4 और 2 होते हैं द्विगुणित व्यंजन। जब आप इसको टोटल करते हैं यहाँ पे तो आप पाते हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ 50 हो रही हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे ये तो फिर सिर्फ 50 काउंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने बताया कि वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं, तो 2 और कहाँ गए? ठीक, तो 2 हैं जो आपके अम और आहा हैं। ये 2 स्वर लेखन के आधार पे हैं, ठीक है। ये जो स्वर हमने, ये पूरे वर्ड जो पढ़े हमने उच्चारण के आधार पे हैं। उच्चारण के आधार पे आपके जो वर्ड हैं 52 होते हैं, सॉरी 50 होते हैं, और लेखन के आधार पर से जो वर्ड होते हैं वो होते हैं 52, ठीक है ना। 2 स्वर जो हैं अम और आहा, इनको स्वरों में काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं तो उनकी संख्या यहाँ पे 13 काउंट की जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका वर्णमाला जिसमें स्वर और व्यंजन की संख्या, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो वर्णमाला में हमने 2 चीज़ें देखी, क्या? स्वर होता है और व्यंजन होता है, ठीक है। चलिए स्वर को देखते हैं। स्वर किसे कहा जाता है? तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्णों को स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण यानी बोलने में जो किसी और वर्ड की आवश्यकता नहीं होती उन्हें स्वर कहा जाता है, ठीक है ना। इसके प्रकार उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर आपके 2 होते हैं, दिखाई दे रहा है, मूल स्वर और संध्य स्वर,
ठीक है। मूल स्वर कौन से स्वर होते हैं? वे स्वर जो एकदम स्वतंत्र होते हैं, किसी और स्वरों से मिलकर नहीं बने होते। तो आपके मूल स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, ये 3 मूल स्वर होते हैं। शैंद्र स्वर, शैंद्र स्वर जो है 2 होते हैं, एक होता है दीर्घ शैंद्र और एक होता है संयुक्त शैंद्र। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जो मूल स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो आपके दीर्घ स्वर होते हैं। एक तो आपका बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये दीर्घ शैंद्र स्वर हैं। किससे बना है? छोटा आ और छोटा आ से। ठीक, ये किससे बना है? छोटी ई और छोटी ई से। उ, छोटा उ और छोटा उ से बना है। संयुक्त शैंद्र को देख लीजिए, कौन कौन से आपके बचे यहाँ पे? ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है ना। ए किससे बना है? आ और ई को जब मिला देंगे तब आपका ए बनेगा। आ और ऐ को मिला देंगे, सॉरी ए को मिला देंगे ये वाला, तब जाके आपका ऐ बनेगा। आ और छोटा ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा और फिर आ में ही इस ऊ को मिला देंगे, ओ को मिला देंगे तो औ बनेगा। ठीक है। तो ये आपके उत्पत्ति के आधार पर 2 स्वर होते हैं, मूल स्वर, शैंद्र स्वर। मूल स्वर 3 होते हैं, आ, ई, उ। शैंद्र स्वर 2 तरह के, दीर्घ और संयुक्त। दीर्घ में आपके बड़ा, बड़ी, बड़ा उ और संयुक्त में ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। चलिए उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं स्वर। उच्चारण के आधार पर आपके स्वर, पहला एक हर्ष स्वर। ठीक है ना। हर्ष स्वर कौन सा होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे आपका अ, ई, उ, री। ठीक है ना। आप खुद इसका प्रोनाउंस करके देखिए, बहुत कम टाइम लगता है इनको प्रोनाउंस करने में। अ, ई, उ, ई, री। ठीक है। ये 4 हर्ष स्वर हैं। दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है। किनकी अपेक्षा? हर्ष स्वर के अपेक्षा। तो कौन कौन से हैं वो आपके? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। इसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ये कौन से स्वर होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है। जैसे किसी को पुकारना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप प्राचीन कोई ग्रंथ वगैरह पढ़ेंगे और उसमें कहानियाँ वगैरह होती थी तो किसी को पुकारने के लिए जो है यूज़ किया जाता था प्लुत स्वर का। जैसे मैंने राम को पुकारा तो राम, इस तरह से इसका प्रोनाउंस होगा। ठीक है। और जो लंबा ड्यूरेशन, जो बीच का आपका गैप दिखाया जाता था, वो इस चिन्ह का प्रयोग करके दिखाया जाता था। ठीक है। इसका मतलब होता है कि सामने वाला व्यक्ति किसी को आवाज़ लगा रहा है। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सीता। ठीक है। खूब देर तक आप सीता बुलाते रहेंगे, मतलब लंबे टाइम तक किसी को आवाज़ लगा रहे हैं, तो ये जो है आपका प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। चलिए अग्रस्वर, अगला है अग्रस्वर। अग्रस्वर जो जीभ का अगला हिस्सा होता है उससे प्रोनाउंस होता है, वहाँ से उच्चारित होने वाला जो स्वर होता है अग्रस्वर होता है। कौन कौन सा आपका? ई, ए और ऐ। इन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले वाले भाग से होता है। ठीक है ना। उसके बाद मध्य स्वर, जीभ के मध्य वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर मध्य स्वर। ठीक है। इसमें आपका सिर्फ एक ही आ प्रोनाउंस करके देखिएगा। आ जो है केवल एक ऐसा वर्ड है जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है। ठीक है। उसके बाद पश्च स्वर, जीभ के पिछले वाले हिस्से से उच्चारित होने वाला। तो जो भी आपकी बचे, ओ, बड़ा, बड़ा आ, ओ और औ। ठीक, ये आपका पश्च स्वर हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन देखेंगे। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए हमने स्वर देख लिए, अगली वीडियो में व्यंजन देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर।